अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम? तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम तो बखैरियत होंगे। आज की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की कहानी है। ये कहानी जिन साहब ने मेरे साथ शेयर की है, उन साहब ने अपना नाम और इलाके का नाम न बताने की शर्त पर ये कहानी मुझसे शेयर की है। और आज की कहानी में एक फ़र्ज़ी नाम और फ़र्ज़ी इलाके के नाम के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ज़रा सोचें कि आप रात के किसी पहर एक एम्बुलेंस के हमरा एक ऐसे रोड पर सफ़र कर रहे हैं जहाँ ट्रैफ़िक का नामो निशान तक नहीं। आपकी गाड़ी यकदम बोझिल सी हो जाती है। आपकी गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर मुसलसल नॉक किया जाता है। नॉकिंग इतनी बढ़ जाती है कि आप लाशऊरी तौर पर पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो आपको एक ऐसा चेहरा नज़र आता है कि जिस चेहरे को आप कुछ देर पहले मैयत की सूरत में एक घर के बाहर छोड़ कर आए हों। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है आज की कहानी में। मैं आपको कहूँगा कि हैंड्स फ्री लगाकर और हेडफोन्स लगाकर ये कहानी सुनिएगा बेहतर क्वालिटी के लिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब मैं ये कहानी नरेट कर रहा था तो लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। जिन्ना अस्पताल में मेरी नौकरी एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर लगी। 1980 से लेकर 1982 तक मैंने नहायत ही ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें मुझे मरीज़ों के साथ साथ मैयतों को भी लाना और ले जाना होता था। वैसे तो मैं फ़ितरी तौर पर एक निडर शख्स था और रूह, भूत, चुड़ैल वगैरह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मैं इन पर कोई ख़ास यकीन रखता था। मगर मेरी नौकरी का ये दूसरा साल था। मैं इस दिन हस्बे मामूल नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर था। एमरजेंसी वार्ड के बाहर आती जाती एम्बुलेंसेस की रोशनियां और सायरन सुनते हुए वक्त गुजर रहा था। उस दिन मौसम भी काफ़ी ख़राब था। बरसती बारिश और गरजते बादलों की चमक ने दिल में अजीब सी उदासी भर दी थी। तभी एक एम्बुलेंस में दो मर्द और एक औरत एक मरीज़ को लेकर आए। वो सख्त घबराए हुए और परेशान थे। औरत तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि बचा लो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए कोई बचा लो मेरे बच्चे को। मैं भी लपक कर इनकी मदद करने के लिए गया और देखा तो वो 25 से 30 साल का जवान आदमी था और बेहोशी के आलम में मुंह से झाग निकल रहे थे। फौरी तौर पर वार्ड में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। पता चला कि खुदकुशी की कोशिश की कोई जहरीली दवा पीकर। मुझ समेत वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर एक गहरी अफसरदगी तारी हो गई थी और सभी उस नौजवान के बच जाने की दुआएं कर रहे थे। मगर मौत का फरिश्ता उसको अपनी आगोश में लेने के लिए पहुंच चुका था। माँ की चीखों और बाप के ढके कंधों ने सबकी आंखें नम कर दी थी। इन लोगों के साथ आने वाला दूसरा मर्द उस जवान का चचा बताया जाता था, जिसने तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया और सफ़ेद चादर में लिपटा साकित वजूद मेरी एम्बुलेंस में रख दिया। माँ और बाप इसके साथ पीछे बैठ गए और चचा मेरे साथ आगे ताकि रास्ता बता सके। लाहौर के मज़ाफ़ात का एक देही इलाका था। 1.5-2 घंटे का रास्ता था, मगर बारिश और अंधेरे की वजह से एम्बुलेंस आहिस्ता चलानी पड़ रही थी। चचा ने बताया कि बेरोज़गारी और गुर्बत के मारे इस नौजवान ने मज़ीद बेबसी की ज़िंदगी के बजाय अपने वजूद को ख़त्म करने के लिए जहरीली दवा पीकर अपने बूढ़े माँ बाप को ज़िंदगी भर का दुख दे दिया। चंद देर के बाद हम गांव पहुंच चुके थे, जहां एक कोहराम सा मचा हुआ था। लोग एक घर के आगे इकट्ठा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। शायद इस नौजवान के चचा ने खबर उन लोगों तक पहुंचा दी थी। मेरा दिल एक तो वैसे ही बहुत उदास सा हो रहा था और उस नौजवान की मैयत को घर के आगे उतारते वक्त तो जैसे मेरे हाथ कांप से गए हों। 3:30 बजे का वक्त था। मैंने वापसी के लिए एम्बुलेंस स्टार्ट की। अंधेरा, बारिश और लंबी सुनसान सड़क। आज मेरे साथ वाली सीट पर भी कोई नहीं था। आधा घंटा ही गुजरा था कि यूं लगा कि जैसे खाली एम्बुलेंस में कहीं से कुछ लोग आकर बैठ गए हों। बोझल सी हो गई थी मेरी गाड़ी। मैंने नज़रअंदाज किया कि ये मेरा वहम है, मगर अब एम्बुलेंस की रफ्तार भी हल्की हो गई थी। मैं मुसलसल स्पीड दे रहा था, मगर वो तेज़ नहीं चल पा रही थी। अचानक ही बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी और बादल तो यूं लग रहा था कि मेरे ही सर पर गरज रहे हैं। कभी कभी जब बिजली चमकती तो आए बाएं लगे दरख्त मुझे बहुत खौफजदा महसूस होते। अभी मैं अपने औसान बहाल करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे लगे शीशे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी गई।
یوں لگا کہ کوئی شیشہ بجا کر مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سن ہو گیا۔ پسینے کی ایک تیز دھار سر سے نکل کر میرے جسم میں جذب ہو رہی تھی۔ میں کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت تقریباً کھو چکا تھا۔ تبھی بادل زور سے گرجے۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں ابھی تو میت اتار کر آ رہا ہوں، میرا وہم ہے بس۔ مگر دستک کی آواز اب مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بے چین ہے اور مجھے متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے کانوں میں شیشہ بجنے کی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے لگا شیشہ ٹوٹ کر ہی گر جائے گا۔ مجھے اپنی ایمبولنس میں کسی کی موجودگی کا احساس اب شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں پیچھے مڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کسی بھی قسم کی غیر فطری صورتحال کا سامنا کرنے کا حوصلہ اپنے آپ میں نہیں پا رہا تھا، مگر نہ جانے کیسے، نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود میری گردن پیچھے شیشے کی طرف مڑ گئی اور میری دہشت زدہ آنکھیں خوف کے مارے پھٹ سی گئیں جب میں نے شیشے کے پیچھے اس ہی نوجوان کو موجود پایا جس کی میت میں ابھی اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ زرد چہرہ اور خالی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک ٹک مجھے گھورے جا رہا تھا۔ سفید کفن میں لپٹا وہ وجود میں بریک پر رکھا پاؤں اس وقت تک دباتا رہا جب تک گاڑی زوردار آواز کے ساتھ رک نہ گئی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے، آواز بلند کرتے ہوئے میں نے کس طرح دروازہ کھولا اور ایمبولنس کو اس حالت میں چھوڑ کر تیز برستی بارش میں سر ویران سڑک پر بھاگتا رہا، دوڑتا رہا۔ میرے سر پر ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ دل کی طرف اور آیت الکرسی کا ورد زباں پر، میں بھاگتا رہا، تب تک بھاگتا رہا کہ جب تک بے ہوش نہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو چاروں طرف کھڑے لوگ پائے۔ کوئی پانی منہ پر مار رہا تھا، کوئی تھپڑ مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر کی اذانیں چاروں طرف سے گونج رہی تھیں۔ وہ ٹرک ڈرائیور تھے کہ جو کسی رستے سے آ رہے تھے، جو تیز بخار میں مجھے پاتے ہوئے بہت فکر مند تھے میرے لیے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ایمبولنس کا ڈرائیور ہوں میں تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایمبولنس تو خالی کھڑی ہے پیچھے کچھ فاصلے پر۔ ان لوگوں نے مجھے اور میری ایمبولنس کو اسپتال پہنچایا، مگر یہ میری زندگی کا آخری سفر تھا کسی بھی ایمبولنس میں۔ اس کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے گاؤں واپس چلا آیا۔ یہ تھی وہ اسٹوری جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک اور اسٹوری کے ساتھ اللہ نے کے بعد۔